नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 जो कि हिंदी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर पेपर 2 में आप लोग हिंदी को छोड़ के कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग पेपर 2 में सीजीएल के एग्जाम में पेपर 2 में हिंदी को सिलेक्ट किए हैं और हिंदी का एग्जाम जो है वो देने वाले हैं। जिन लोगों ने हिंदी को सिलेक्ट किया है और हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में हिंदी का कितना इंपॉर्टेंस है और हिंदी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। पेपर 1 में भी आपको हिंदी को देखने को मिलेगा, पेपर 2 में भी आपको हिंदी देखने को मिलेगा। तो पेपर 1 में कोई और कहीं विशेष क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पेपर 1 में आपको ग्रामर और यही से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्लास पेपर 1 के लिए भी सफिशियंट है और पेपर 2 के लिए भी सफिशियंट है। आप लोग इस क्लास को पेपर 1 और 2 दोनों के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना 9 बजे हम लोग इस क्लास में जुड़ते हैं और रोजाना 9 बजे जुड़कर हम लोग इस क्लास में बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी के द्वारा पिछले कई एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही आसान है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोग हिंदी दिवस की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली हिंदी दिवस मनाया गया है। रिसेंटली जब हिंदी दिवस मनाया गया है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। हो सकता है कि सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? 1949 क्या हुआ था? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। अच्छा, आप बोलेंगे सर हिंदी अगर भारत की राजभाषा है तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भारत का नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? नेशनल लैंग्वेज किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए राष्ट्रभाषा क्या होती है। चलिए आप लोगों को समझाते हैं। अगर हम लोग राष्ट्रभाषा की बात करें तो किसी देश के सभी लोग जब एक भाषा का उपयोग करते हैं या फिर किसी देश के सभी लोग अगर एक भाषा को बोलते हैं तो उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। भारत में सभी लोग एक भाषा तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, उड़िया, ठीक है, तमिल, मलयालम, कई सारे भाषाएं हैं जो कि हमारे भारत के लोग बोलते हैं। जब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो कैसे हम लोग किसी भी एक भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 में 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है, तो इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चूंकि 2-4 दिन पहले अभी हिंदी दिवस भी मनाया गया है तो ये पॉइंट जो है वो और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि हिंदी दिवस अभी मनाया भी गया है और सीजीएल का आपका एग्जाम भी है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। क्लियर है?
पहला क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में? हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर। आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। अभी तो हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात किए कि 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग सिंगापुर में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, वो लोग तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस नहीं मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। वर्ल्ड हिंदी डे, बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो उसका आंसर 14 सितंबर। लेकिन अगर पूछे कि विश्व हिंदी दिवस तो सही आंसर होगा 10 जनवरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? दोनों डेट आपको याद रखने हैं, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी का आप पेपर देख रहे हैं। हिंदी का जब आप पेपर दे रहे हैं और हिंदी के बारे में ही अगर आपको पता ना हो तो फिर क्या फायदा हिंदी पढ़ने का? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बताएंगे। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? अगर बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएंगे। आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और ध्वनि। जब हम लोग बोलते हैं तो कथित भाषा, बोलने का मतलब हो गया कथित भाषा। कथित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है क्या? तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और कथित भाषा जिसे बोलकर प्रकट किया जाए, लिखित भाषा का मतलब जिसे लिखकर प्रकट करें। कथित भाषा जिसे बोलकर, जैसे मैं अभी आपको बोलकर प्रकट कर रहा हूं और यहां पर लिखकर भी प्रकट किया गया है। तो यहां पे ये कौन सी भाषा है जो लिखा हुआ है? यह है लिखित भाषा, जिसे आप पढ़कर समझ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। और जिसे मैं बोलकर समझा रहा हूं ये हो गया कथित भाषा। कथित भाषा, लिखित भाषा। बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ध्वनि। आप बोलेंगे सर कैसे? आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्वनि आप तक पहुंची नहीं। तो बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्वनि, और कथित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वर्ण। वर्ण यानी क, ख, ये वर्ण होते हैं, और ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कई सारे वर्ण मिलकर या फिर वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का जो पूरा समूह होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। याद रखिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कई बार जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कई सारे वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे कई सारे वर्ण आपस में मिले हैं तो एक शब्द बना है। वो शब्द क्या है? लिखित। जब कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य बनाते हैं। ये एक वाक्य है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और इस वाक्य में कई सारे शब्द हैं, तो कई सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं और कई सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना आप लोग याद रखें। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्राचार के भाषा में पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? पत्र भेजने वाले का मतलब है कि मैं आपको पत्र भेज रहा हूं, मुझे आपका हालचाल पूछना है, मुझे ये पूछना है कि आपका एग्जाम 21 सितंबर को है या फिर 22 सितंबर को। अच्छा ठीक है, सभी लोग ये भी कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किस दिन है, 21 सितंबर को आपका एग्जाम है या फिर 22 सितंबर को आपका एग्जाम है। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों का एग्जाम क्या है और उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास को डिजाइन करूंगा। तो 21 सितंबर को किनका किनका एग्जाम है और 22 सितंबर को किनका किनका एग्जाम है, एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दें। ठीक है, क्लास को यहाँ पे 1 मिनट के लिए होल्ड किया जाता है, क्लास को यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोका जाता है और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम जो है वो 21 सितंबर को है या फिर 22 सितंबर को। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सभी लोग कमेंट कर दिए? सभी लोग कमेंट कर दिए कि आपका एग्जाम 21 सितंबर को है या 22 सितंबर को। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि पत्राचार के भाषा में पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं। मैं देख लूंगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पत्र भेजने वाले को, यानी मुझे पूछना है आपसे, क्या पूछना है कि आपका एग्जाम कब है, तो मैं पत्र लिखकर आपको भेजूंगा। तो मैं आपको पत्र भेज रहा हूं, तो मुझे क्या कहा जाएगा और आपको क्या कहा जाएगा, बताएंगे क्या होगा सही आंसर? पत्र भेजने वाले को, जैसे मैं आपको अगर पत्र भेज रहा हूं तो मैं हुआ प्रेषक। मैं क्या हुआ? प्रेषक। प्रेषक किसे कहते हैं? जो पत्र भेजता है। जैसे मैं आपको पत्र भेज रहा हूं तो मैं प्रेषक। आप प्रेषिती, आप क्या हुए? प्रेषिती, जिसे पत्र भेजा जा रहा है। आपको पत्र भेजा जा रहा है, आप प्रेषिती और मैं प्रेषक, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। जिसे पत्र भेजा जा रहा है, आपको पत्र भेजा जा रहा है, आप प्रेषिती और मैं पत्र भेज रहा हूं, मैं प्रेषक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा जो कि संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है, बताएंगे कि झारखंड के किस क्षेत्रीय भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, तो आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाएं? टोटल 22 भाषाएं हैं जिसे शामिल किया गया है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में। तो इन 22 भाषाओं में से झारखंड की कौन सी क्षेत्रीय भाषा है? अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं है। मैथिली भी झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं है। भोजपुरी तो शामिल ही नहीं किया गया है, भोजपुरी भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। संथाली भाषा शामिल है और संथाली जो है भारत की क्षेत्रीय भाषा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, मैथिली को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन हिंदी और मैथिली भारत की झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, झारखंड का रीजनल लैंग्वेज नहीं है। संथाली, पंच परगनिया, मुंडारी, हो, ये सब झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है। तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में संथाली भाषा को अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारे काम की है ये, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है संथाली भाषा। 22 लैंग्वेजेस भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है, जिसके लिए आर्टिकल जो है वो 343 से लेकर 351 तक है। तो इन 22 लैंग्वेजेस में आप देखेंगे संथाली लैंग्वेज है, संथाली भाषा है और झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा चलिए सभी लोग एक बार ये कमेंट करके बताएं कि संथाली भाषा का लिपि क्या है, संथाली भाषा की स्क्रिप्ट क्या है। सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों को पता है संथाली भाषा की लिपि क्या है। चलिए देखते हैं। अच्छा,
जब कमेंट कर रहे हैं, चलिए आप लोगों को थोड़ी देर बाद क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब किया गया था, बताएंगे। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन जो है वो कब किया गया था, क्या होगा इसका सही आंसर। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब किया गया था, सही आंसर होगा 1932 में, ऑप्शन ए। ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसका प्रकाशन 1932 में किया गया था, ठीक है। चलिए यहां पे क्लास को थोड़ा स्टॉप करते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते, आप लोगों का एक बड़ा भाई ही समझ लीजिए कि मैं आप लोगों का एक बड़ा भाई हूं, तो एक बड़े भाई होने के नाते आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों का एग्जाम कहां कहां पे है, आप लोगों का एग्जाम का सेंटर कहां है। किन्हीं का बोकारो में होगा, किन्हीं का रांची में होगा, किन्हीं का कहीं और होगा। तो आप लोगों का एग्जाम का सेंटर कहां पे है, एक बार कमेंट करने का प्रयास करें, और अगर पॉसिबल हो तो मैं आप लोगों के सेंटर तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा। सभी सेंटर में तो पहुंचना पॉसिबल है नहीं, लेकिन कुछ सेंटर्स में आप लोगों के लिए पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये जरूर बता दें कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहां कहां पे है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे है, और मैं वहां पे पहुंचने का कोशिश जो है वो करूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मिलकर बातें करेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहां पे है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करें कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे है, अगर पॉसिबल हो तो आपके एग्जाम सेंटर में मैं आऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब किया गया था। ठाकुर का कुआं, ये आप देख सकते हैं ठाकुर का कुआं कहानी, और इसके प्रकाशन की अगर हम लोग बात करें तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जो है वो इसके लेखक है। ठाकुर का कुआं, इसके लेखक कौन है, ये मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जो है इसके लेखक हैं। 1932 में ठाकुर का कुआं, ये जो कहानी है इसका प्रकाशन किया गया था। जिन लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है, आप लोग समझ सकते हैं। ठाकुर के कुएं कहानी में एक गरीब परिवार और कुआं के बारे में बताया गया है। इस कहानी में ऊंची जाति और नीची जाति के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। कहानी में बताया गया है कि नीची जाति के लोगों को ठाकुर के कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। देखिए, ठाकुर का कुआं में जोखू और गंगी पति पत्नी होते हैं। ये लोग नीची जाति के थे। जोखू और गंगी जो है वो आपस में पति पत्नी होते हैं, और ये लोग नीची जाति के हैं। ठाकुर जो है एक ऊंची जाति का आदमी रहता है, रईस पैसे वाला आदमी रहता है, और उसका अपना कुआं रहता है। उसके कुएं का पानी साफ सुथरा रहता है, क्योंकि पैसे वाला आदमी है, कुआं को साफ सुथरा रखता है। और एक कुआं है जो कि सरकारी कुआं है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आपको पता होगा। सरकारी कुआं की बात करें या फिर बात करें सरकार की योजनाओं की, सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। तो सरकारी जो कुआं है उस पानी में बदबू आता है, वो पानी गंद करता है, वो पानी बहुत गंदा है। लेकिन जो भी नीची जाति के लोग हैं, उन्हें इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो जाके ठाकुर के कुएं में पानी भर सके। जो ऊंची जाति के लोग थे वो लोग ठाकुर के कुएं में जाके पानी भरते थे, लेकिन नीची जाति के लोगों को यह इजाजत नहीं थी कि वो ठाकुर के कुएं में पानी भर सके। क्यों? क्योंकि इस कहानी में ऊंची जाति और नीची जाति के बीच के भेदभाव को दिखाया गया है। ठाकुर को यह पसंद नहीं था कि उसके कुएं से नीची जाति के लोग पानी भरे, इसीलिए ये गरीब लोग, ये नीची जाति के लोग वही गंदा पानी, वही दूषित पानी, वही बदबूदार पानी को पीकर अपना गुजारा करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की गई है, ठीक है। ठाकुर का कुआं कहानी में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1932, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे। वापसी कहानी में गजाधर बाबू जो है वो किस विभाग में नौकरी करते थे। तो अगर हम लोग बात करें गजाधर बाबू की, तो वापसी एक कहानी है, और ये कौन सी कहानी है,
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गजाधर, और ये जो है वो रेलवे में नौकरी करते थे। कहां पे? रेलवे में। रेलवे में जीवन भर नौकरी किए, पैसा कमाए, वो पैसा घर में भेजे, घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सभी लोग रहते हैं, सभी का खाना पीना होता था। जब वो रिटायर कर गए तो वो रेलवे की नौकरी से रिटायर हो गए तो वो घर आना पसंद किए। अब वो वापस घर आ गए। जब वो घर आए ना तो देखें क्या पता है कि उनकी इज्जत ही नहीं हो रही है, ना ही उनकी पत्नी उनका इज्जत कर रही है, ना ही उनके बेटे और ना ही उनके बेटे की पत्नी उनका इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं है, अब वो कमाते नहीं है। तो जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि पैसा ही सब कुछ है। तो सब कुछ छोड़ के बस आप लोग लग जाएं किसमें? पैसा कमाने में। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो सभी लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसा है। ठीक है? तो पैसा बोलता है बाबू, आप ये जितनी जल्दी समझ लेंगे, एक बड़े भाई के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि पैसा बोलता है। ठीक है? आप बुलवा सकते हैं पैसे से, अगर आपके पास पैसा होगा ना तो बोलेगा। ठीक है? तो यहां पे फिलहाल पूछा गया है कि गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? तो रेलवे विभाग में, रेलवे में ये नौकरी करते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप वापसी कहानी को देख सकते हैं। ठीक है? उषा प्रियंवदा की ये कहानी है। कई बार लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है। वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियंवदा। और यहां पे एक लाइन देखेंगे आप तो लिखा हुआ है, जिस पत्नी और बच्चों के लिए जीवन भर भटकते रहे, जिस पत्नी और बच्चों के लिए जीवन भर मेहनत की, आज उन्हीं के घर में उनकी एक चारपाई के लिए भी जगह नहीं। यानी उनके पत्नी और बेटों के लिए इनकी चारपाई का जगह नहीं है। ठीक है? चलिए, अच्छा चलिए देखते हैं आप लोगों की हिंदी कितनी अच्छी है। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। इंटरव्यू आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जब आपका भी जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा, जब मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपका भी एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो आप लोग बताएंगे कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं बताएंगे? मुलाकात? मुलाकात नहीं होगा। ये तो मुलाकात का मतलब हो गया मीटिंग। प्रस्तुत होना का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग। आवेदन का मतलब होगा एप्लीकेशन। साक्षात्कार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ? साक्षात्कार। मुलाकात का मतलब मीटिंग, हम लोग आपस में मिले, मुलाकात किए, मीटिंग किए। प्रस्तुत होना यानी रिपोर्टिंग कह सकते हैं, प्रस्तुत होना रिपोर्टिंग। आवेदन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। आवेदन का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन। और इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। ठीक है? साक्षात्कार इंटरव्यू का हिंदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका हिंदी नहीं पता होगा और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? बताएंगे। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो आप लोगों को कई बार बताया गया है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आइए, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? बताएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किन्हें कहा जाता है? अगर हम लोग बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता की, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है वो किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में होता है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के ये पहले रचनाकार थे।
इनका मूल नाम जो है वो हरिश्चंद्र, भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पिता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए, साहित्य जगत में दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य जगत में दद्दा किसे कहते हैं? बताएंगे। दद्दा, साहित्य जगत के दद्दा। तो साहित्य जगत के दद्दा कहे जाते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्ता। ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्ता को साहित्य जगत का दद्दा कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। 3 अगस्त 1986 में मैथिली शरण गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली ये प्रथम कवि थे। साहित्य जगत का दद्दा इन्हें कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर हर वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप देखेंगे साहित्य जगत का दद्दा किन्हें कहते हैं? साहित्य जगत का दद्दा कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, चलिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। बताएंगे इन चारों वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएंगे। चारों वाक्य जो आपके सामने दिए हुए हैं उनमें शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है? अगर हम लोग शुद्ध वाक्य की बात करें, वह बोले, क्या बोले? वो बोले, ये तो कोई शुद्ध वाक्य नहीं हुआ। क्या बोले? मेरे को भूख है। मेरे को भूख है नहीं होता है, मेरे को भूख लगी है होता है। मेरे को भूख है ऐसा कोई बोलता थोड़ी है, बोलता है मेरे को भूख लगी है। ठीक है, राजा जरूर मरेगी। राजा कैसे मरेगी? राजा तो मरेगा होता है ना। राजा जरूर मरेगा, राजा मरेगी। यहां पे आप राजा, रानी जरूर मरेगी ऐसा कह सकते हैं कि रानी जरूर मरेगी। राजा कैसे मरेगी? राजा तो पुल्लिंग है, पुरुष है, वो मरेगी कैसे? कल घर आऊंगा, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, कल घर आऊंगा। ठीक है, कल घर आऊंगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे को भूख है नहीं, मेरे को भूख लगी है। वो बोले, वो क्या बोले नहीं पता है, ऑप्शन डी गलत। राजा जरूर मरेगा, मरेगी नहीं, राजा जरूर मरेगा। ठीक है, चलिए, मेरी मां खाना बना रही है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? बताएंगे वाक्य में कर्ता कौन है? अच्छा, कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब जो काम कर रहा है। काम को क्या कहते हैं? काम को कहते हैं कर्म। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कर्म की, तो कर्म हो रहा है खाना बनाने का। कर्म क्या हो रहा है? खाना बनाने का। और कर्ता मां, मां जो है वो कर्ता है। कौन करता है? मां। अच्छा, मेरी मां खाना बना रही है। आप सिंपल पूछिए कौन बना रही है? खाना कौन बना रही है? मां खाना बना रही है, तो मां जो है वो करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन खाना बना रही है? आपको पूछना है, क्वेश्चन करना है। मेरी मां खाना बना रही है, क्वेश्चन करना है कौन खाना बना रही है? तो मां खाना बना रही है। मां जो है यहां पे करता है। राम दौड़ रहा है, करता कौन है? कौन दौड़ रहा है? राम दौड़ रहा है, तो राम करता है। ठीक है, वह पुस्तक लिख रहा है। कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है, वह करता है। तो जो काम को करता है वही होता है कर्ता। ठीक है, तो यहां पे काम कौन कर रही है? यहां पे काम कर रही है मां, और मां जो है वो खाना बना रही है, तो मां यहां पे करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सुंदर का भाववाचक क्या होगा? सुंदर ये क्या है? ये विशेषण है। सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है। जैसे वह लड़की सुंदर है, विशेषण किसे कहते हैं?
संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। वह लड़की सुंदर है। कौन सुंदर है? लड़की सुंदर है। लड़की की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर विशेषण है। तो सुंदर अगर विशेषण है तो उसका संज्ञा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। सुंदर एक विशेषण है, संज्ञा हो गया सुंदरता। ऑप्शन ए, सुंदरता एक संज्ञा है। लेकिन अगर पूछा सुंदर, सुंदर विशेषण है, क्यों? क्योंकि ये विशेषता बताती। अच्छा, ऐसा कहा जाता है क्या कि वो लड़की सुंदरता है? नहीं कहते हैं। वो लड़का सुंदरता है, वो महिला सुंदरता है, ऐसा कहते हैं? नहीं। क्योंकि महिला संज्ञा है, उसके साथ हम फिर से कैसे संज्ञा लगाएंगे? महिला की विशेषता बताने के लिए संज्ञा नहीं, विशेषण लगता है। वह महिला सुंदर है, तो संज्ञा की विशेषता बताती है विशेषण। तो सुंदर विशेषण, सुंदरता क्या हो गया? संज्ञा, और ये हो गया भाववाचक, यानी भावना है। जो हमारी भावना होती है वो होता है भाववाचक। जैसे गुस्सा, क्रोध, प्यार, भूख, खुशी, ठीक है, आनंद, सुंदरता, ये जो है हमारी भावनाएं होती है। तो सुंदर का भाववाचक क्या होगा? सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लड़की आप देख सकते हैं, आप में से बहुत लोग इनको देखे होंगे, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, थोड़ा क्लास में भी मजा आए इसलिए इसको लाया गया है। तो ये लड़की कितनी सुंदर है आप लोग देख सकते हैं। तो लड़की की विशेषता बताई जाएगी तो वो हो गया विशेषण, और सुंदरता इसका क्या होगा? संज्ञा होगा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो नहीं, चलिए हटाते हैं, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लड़के लोग खासकर। चलिए, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, ये पुरानी पुस्तक है, नया नहीं है। ये कोई नई पुस्तक नहीं है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? बताएंगे। इस यह कोई नई पुस्तक नहीं है, हमें फिक्स है, हम जानते हैं ये नई पुस्तक नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो फिक्स होता है, हमें जो पता होता है कि ये है, ये फिक्स है। जैसे ये क्या है? ये एक पेन है, ये निश्चय है। ये घड़ी तो है नहीं, घड़ी ये है, ये एक घड़ी है, ये निश्चय है कि ये एक घड़ी है। तो उस तरीके से ये एक नई पुस्तक नहीं है, ये फिक्स है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, वह, तुम, कुछ। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है? पुरुषवाचक, ठीक है, वही निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। निश्चयवाचक में यह, वह आता है, और आप देखेंगे यहां पे है यह कोई नई पुस्तक नहीं है, ये फिक्स है कि ये कोई नई पुस्तक नहीं है। ये एक घड़ी है, यह एक कलम है। तो ये सब फिक्स है, जो चीजें फिक्स होती है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आप सर्वनाम के 6 भेद देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वाक्य में उचित सर्वनाम का चयन करें जो उसे पूरा करेगा। ये जो वाक्य दिया हुआ है, हमेशा सच बोलिए, इसके आगे कौन सा सर्वनाम लगेगा? आप लगाएं। तू हमेशा सच बोलिए मैच नहीं कर रहा है। तू हमेशा सच बोलिए, ये कैसा सर्वनाम? ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये कौन सी वाक्य हुई? तू हमेशा एक तरफ आप तू बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं बोल रही है। तुम हमेशा सच बोलिए, ये भी नहीं है। एक तरफ आप तुम बोल रहे हैं
और एक तरफ बोल रहे हैं बोलिए, नहीं, मैं हमेशा सच बोलिए। अगर मैं सच बोलिए कैसे होगा? मैं अपनी बात करूंगा तो सच बोलिए नहीं, आप हमेशा सच बोलिए। ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप हमेशा सच बोलिए, ये होगा सही वाक्य, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न शब्दों में कौन गुणवाचक विशेषण है? बताएंगे। इस शब्द, जो शब्द दिए हुए हैं उसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो सब, ये कोई गुण नहीं है। बहुत, ये भी गुण नहीं है। चार, ये भी गुण नहीं है। ताजा, ये एक गुण है। ताजा, ये एक गुण है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण कौन है? ताजा। हम लोग कहते हैं ये सब्जी ताजा है, ये फल ताजा है। तो फल का विशेषता, फल का गुण बताता है, कैसा? ताजा। फल का क्या गुण है? वो ताजा है। सब्जी का क्या गुण है? वो ताजा है। तो ताजा एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें उसका गुण बताए। सब्जी का गुण क्या है? वो ताजा है। फल का गुण क्या है? वो ताजा है, ठीक है। दूध का गुण क्या है? वो ताजा है। तो जिसमें हम लोग गुण बताते हैं वो होता है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चाय शब्द में कौन सा वचन है? बताएंगे। चाय जो शब्द है उसमें कौन सा वचन है? चलिए, चाय, हम लोग अगर चाय की बात करते हैं तो देखिए यहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। त्रिवचन तो होता ही नहीं है, द्विवचन होता नहीं है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हो गया एक वचन, एक हो गया बहुवचन। ये द्विवचन और त्रिवचन तो होता ही नहीं है, ये दोनों तो ऑप्शन में ही हट गए, ठीक है। चाय, अगर हम लोग ऐसा कहें कि एक कप चाय देना तो सही है। अगर ऐसा कहें कि 5 कप चाय देना तो भी सही है। यानी चाय का उपयोग हम लोग एक वचन के लिए भी कहते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं। एक के लिए भी चाय ही हम लोग बोलते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी हम लोग चाय ही बोलते हैं, ठीक है। तो चाय एक बहुवचन शब्द है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाय कैसा शब्द है? चाय एक बहुवचन शब्द है। चलिए, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएंगे। नायक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का फीमेल वर्जन क्या होगा? जैसे हीरो का हीरोइन होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, बॉय का गर्ल होता है, पुरुष का महिला होता है। उस तरीके से नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नायिकाएं, ये होगा बहुवचन, ठीक है। नायिका का बहुवचन होगा नायिकाएं और नायिका एक वचन। तो नायक, उसका स्त्रीलिंग नायिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, और ऑप्शन ए नायिका, ठीक है। नायक का नायिका। चलिए, और निम्न में से कौन एक वचन है? आपको पहचानना है कि ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, ऑप्शन में एक वचन कौन सा है? गुरुजन, अध्यापिकाएं, चाचियां, बिटियां, क्या होगा? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से एक वचन कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। गुरुजन, एक अगर गुरु रहा तो उसे गुरु कहते हैं। कई सारे गुरुओं को गुरुजन कहते हैं। कई सारे अध्यापक को अध्यापिकाएं कहते हैं। कई सारे चाचियों को चाचियां कहते हैं। अब बिटियां, ये हमारी बिटिया है, ऐसे कहते हैं ना लोग। ये देखिए, ये हमारी छोटी बिटिया है, ये हमारी बड़ी बिटिया है। बिटिया एक वचन। एक से अधिक अगर बिटिया हुई तो बेटियां कहते हैं। हमारी 5 बेटियां हैं, हमारी एक बिटिया है, हमारी 10 बेटियां हैं, हमारे 3 बेटियां हैं, लेकिन एक के लिए बिटिया। तो बिटिया एक वचन है। बिटिया क्या है? एक वचन है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिटिया जो शब्द है वो एक वचन शब्द है, ठीक है। क्लियर? तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे कैसा लगा आपको क्लास?
क्लास अच्छा लगा? क्लास अच्छा लगा तो यार क्लास को लाइक कर दो। आप लोगों के लिए क्लास लाई जाती है तो क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है? तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।